देहरादून से बड़ी खबर। राज्य सहकारी बैंक में कंप्यूटर खरीद पर जांच की जाएगी। धामी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर शिकायत पहुंची थी। बैंक से पुराने कंप्यूटर हटाकर नए कंप्यूटर्स खरीदे गए थे, तो खरीद के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के आदेश धामी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर यह शिकायत सरकार के पास पहुंची थी। बैंक से पुराने कंप्यूटर हटाकर नए कंप्यूटर्स खरीदे गए थे, तो खरीद के लिए मंजूरी नहीं ली गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य सहकारी बैंक में कंप्यूटर खरीद पर अब जांच की जाएगी। तो धामी सरकार ने जांच के आदेश यहां पर दे दिए हैं। बैंक से पुराने कंप्यूटर हटाकर नए कंप्यूटर्स खरीदे गए थे और इसकी कोई मंजूरी नहीं ली गई थी, जिसके बाद अब धामी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और सहकारी बैंक में कंप्यूटर खरीद को लेकर अब जांच की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो धामी सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। तो अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद अब बैंक से पुराने कंप्यूटर हटाकर नए कंप्यूटर खरीदे गए थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सहकारी बैंक में कंप्यूटर खरीद को लेकर जो पूरा मामला है उसका संज्ञान सरकार ने लिया है और अब जांच पड़ताल के आदेश भी दे दिए गए हैं। देखिए सर, पूरी घटना की अगर बात करें तो जो प्रदेश में जो सहकारी बैंक हैं वहाँ पर जो पुराने जो कंप्यूटर थे उन्हें हटा करके और नए कंप्यूटर जिसकी जो अनुमति है वो नहीं ली गई थी विभाग से और शासन से। तो इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं इसमें बड़े घोटाले की बू आ रही है। इसको लेकर के एक किसी ने यहाँ पर शिकायत जांच जो शिकायत करता है उनकी यहाँ पर शिकायत हुई है और उसके बेस पर जो सहकारिता सचिव हैं उनकी तरफ से जांच के आदेश हुए हैं। अब सरकार इस पूरे मामले को का संज्ञान ले रही है और जितने भी सहकारी समिति के जो बैंक होंगे, सहकारी बैंक होंगे, जिला सहकारी होंगे, वहां पर इनकी जांच की जाएगी और उसके बाद जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वाकई में इनकी अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी। क्योंकि जो पुराने जो कंप्यूटर हैं उन्हें हटाया गया है और अब जो नए जो कंप्यूटर हैं उनकी खरीद यहाँ पर की गई है, नए कंप्यूटर को लगाया गया है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा घोटाला इसमें हो सकता है। तो इसी आधार पर जो सचिव हैं सहकारी के, उन्होंने यहाँ पर जाँच के आदेश दिए हैं। जी। हरीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से शिकायत यहां पर सरकार के पास पहुंची थी और सहकारी बैंक का ये पूरा मामला है, तो आखिर क्या वजह बताई जा रही है? अभी तक की जो जांच पड़ताल निकलकर सामने आई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि ये तो तय है कि पुराने कंप्यूटर्स के बदले नए कंप्यूटर्स की खरीद यहाँ पर की गई है, लेकिन उसको लेकर जो मंजूरी लेनी चाहिए थी वो नहीं ली गई। यानी कि कहीं ना कहीं अनियमितता तो बढ़ती गई है पूरे मामले में। देखिए, निश्चित तौर पे बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि एक जो सरकारी तंत्र में जो कार्य की जो शैली होती है उसमें उच्च अधिकारियों से या उच्च विभाग से जो विभाग से संबंधित जो सचिव हैं उनसे यहाँ पर एक जो अनुमोदन है वो लेना होता जरूरी होता है और इसी कड़ी में जो चाहे सहकारी मंत्री धन सिंह रावत हों या फिर सहकारी सचिव हों, उनसे कोई किसी भी प्रकार से कोई अनुमति यहाँ पर नहीं ली गई थी और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि लगभग जो सहकारी समितियां हैं, खासतौर पर वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर पुराने लगाए गए थे, उनको हटाया गया है और ठीक। जो नए कंप्यूटर हैं, उनकी खरीद यहाँ पर की गई है, नए कंप्यूटर को यहाँ पर लगाया गया है और इसकी जो जाँच है, अब इसकी जाँच यहाँ पर की जा रही है। जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वजह इसकी रही होगी। हालाँकि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सहकारी समिति की तरफ से जो यहाँ पे जो एक जो शिकायत करता है, उनकी तरफ से एक शिकायत यहाँ पर दी गई थी। उस शिकायत के आधार पर ही जो सहकारी सचिव हैं, उन्होंने यहाँ पे जाँच के आदेश दिए हैं और जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वाक़ई में क्या चीज़ें रही होंगी। लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई सहमति विभाग से नहीं मिली हो या कोई मंजूरी यहाँ से विभाग से नहीं मिली हो, तो ये माना जा सकता है कि सहकारिता समिति में एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिससे कि ये साफ है कि जो कंप्यूटरों का जो यहाँ पर जो नई खरीद जो हुई है, उस पर कहीं न कहीं एक बड़ा जो घोटाले की जो बू है, वो यहाँ पर आ सकती है। लेकिन बहरहाल अभी ये कहना बहुत अलग होगा, लेकिन कहीं न कहीं जो विभागीय जो सचिव हैं, उनकी तरफ से जाँच के आदेश हो चुके हैं। जी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमआई हॉस्पिटल पहुंचकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर से भुवन चंद्र खंडूरी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। बता दें कि पूर्व सीएम खंडूरी की सेहत कई दिनों से खराब है, जिनका हाल जानने सीएम धामी हॉस्पिटल पहुंचे थे। तो एमआई हॉस्पिटल में भुवन चंद्र खंडूरी एडमिट हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी उनका हालचाल जानने के लिए एमआई हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से भी बातचीत की और भुवन चंद्र खंडूरी का हालचाल जाना। साथ ही साथ डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारियां भी जुटाई। तो भुवन चंद्र खंडूरी कई समय से अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज लगातार जारी है। उनकी स्वास्थ्य में सुधार फिलहाल यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। उधर पौड़ी बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी अस्पताल में सामने आई अव्यवस्थाओं की शिकायत का संज्ञान लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पौड़ी के जिलाधिकारी से मामले में रिपोर्ट तलब करने के साथ ही अस्पताल में सभी बुनियादी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है और उसके लिए हमने वहां अस्पताल में जो कमी है उसे दूर करने के लिए कहा है। डॉक्टरों की जो कमी है उसके लिए तत्काल नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बहुत गंभीर घटना है और बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है और उसके लिए हमने तुरंत जो भी वहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहाँ पर कमियाँ हैं उन सभी कमियों को ठीक करेंगे। उधर उत्तराखंड में निकाय चुनावों में स्टार प्रचारकों ने पूरे दमखम से अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर राजधानी देहरादून में भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव में भाजपा सभी निकाय भारी बहुमत से जीतने जा रही है। उत्तराखंड में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निकाय चुनाव को लेकर मच्छी मोहल्ले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि पूजा गुप्ता कांग्रेस की एक मजबूत मेयर प्रत्याशी हैं और इस बार रुड़की में कांग्रेस का मेयर बनेगा। एक बहुत शानदार मेयर सिद्ध होंगी। एक बहुत कर्तव्यनिष्ठ महिला है, सामाजिक जीवन में सक्रिय महिला है और सबसे बड़ी बात यह है उनमें अपने स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता है और मैं समझता हूँ वो मेयर का चुनाव भी जीतेंगी और एक सफल मेयर अपने को सिद्ध करके रुड़की वासियों का दिल भी जीतेंगी। जो बाकी हैं यशपाल राणा जी आपकी पार्टी में थे पर वो चले गए हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैं केवल पूजा जी की बात करूंगा, मैं कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करूंगा क्योंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ सारे लोग, कांग्रेस के लोग और सारी प्रगतिशील लोग ताकत खड़ी हैं और पूजा बहुत सालों से सामाजिक कार्यों में निरंतर जुटी हुई है और धार्मिक कार्यों से लेकर के सामाजिक कार्यों में, जन कल्याण के कार्यक्रमों में, और अब यदि उनको मेयर के रूप में अवसर मिलेगा तो वो कामयाब मेयर होगा। उधर हरिद्वार के 29 होटलों में राष्ट्रीय खिलाड़ी रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन जुट गया है, तो जिला प्रशासन पूरी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। होटलों का निरीक्षण प्रशासन की तरफ से किया गया। 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। तो हरिद्वार के 29 होटलों में खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था होगी, जिसको लेकर प्रशासन अभी से मुस्तैदी बरतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। होटलों का निरीक्षण भी यहां पर किया गया है और चाक चौबंद व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही हैं। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है और उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। तो हरिद्वार के 29 होटलों में खिलाड़ी रुकेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। प्रशासन लगातार निरीक्षण भी कर रहा है और व्यवस्थाओं को और ज़्यादा सुदृढ़ यहाँ पर किया जा रहा है। तो हरिद्वार के 29 होटलों में राष्ट्रीय खिलाड़ी रुकने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तैयारी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगातार निरीक्षण यहाँ पर किए जा रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि
जल्द से जल्द जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पूरी हो जाए और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन सजगता बरतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हरिद्वार के 29 होटलों को खिलाड़ियों के लिए तैयार किया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं वहां पर सुदृढ़ हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और प्रशासन निरीक्षण भी कर रहा है। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर देखी जा रही हैं। बता दें कि 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो रहा है। उधर हरिद्वार पुलिस ने एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पथरी क्षेत्र से चोरी हुए ट्रक को बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने इस मामले में पथरी से लेकर हरियाणा और गुजरात तक 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक एचपी नंबर का ट्रक संदिग्ध पाया गया। पुलिस को 13 जनवरी को जानकारी मिली कि यह ट्रक झबरेड़ा की ओर से भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सामान लेकर आ रहा है। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने भगवानपुर में छापा मारा और ट्रक को कब्जे में लेते हुए चालक को हिरासत में ले लिया। थाना पथरी क्षेत्र में तवस्सुर रहमान नामा के व्यक्ति द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उसका एक ट्रक चोरी चला गया है, जिस पर पथरी पुलिस द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक किया जा रहा था और उसके ट्रक के निकलने का और उसके जाने का पूरा जो रूट चार्ट है उसको प्रॉपरली बना के जो हमारी पथरी पुलिस है उसके साथ जो इनकी पूरी टीम ने मिलके कम से कम 800 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए उसके पूरे रूट चार्ट में उस ट्रक के बारे में अहम जानकारी इकट्ठा करी। तो ये बात प्रकाश में आई कि वो जो ट्रक है उसका नंबर प्लेट चेंज करके वो लोगों द्वारा उस ट्रक को आगे भेज दिया जाता है और वो अन्य कामों में वहाँ लिया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अब थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि वो ट्रक जो है यहाँ गुड्स की जो ढुलाई है उसके लिए आ रहा है। पुलिस के द्वारा चेकिंग करके उस ट्रक को रोका गया। 5 दिसंबर को थाना पथरी क्षेत्र में तवस्सुर रहमान नामा के व्यक्ति द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उसका एक ट्रक चोरी चला गया है, जिस पर पथरी पुलिस द्वारा लगातार सीसीटीवी तो ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में ट्रक बरामद कर लिया गया है। तो ये ट्रक चोरी हो गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इस ट्रक की तलाश में जुटी हुई थी। तो ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। तो प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में टीम ने यह बड़ी सफलता हासिल की है। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल की टीम को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां चोरी हुए ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। ट्रक चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ट्रक चालक से लगातार पुलिस पूछताछ भी कर रही है। तो बता दें कि ये ट्रक की तलाश काफ़ी समय से पुलिस कर रही थी और बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस के हाथ लग गई है। तो अगली खबर काशीपुर से है, जहां रुद्राक्ष गार्डन के सभागार में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के समर्थन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जनसभा की। इस दौरान हजारों की तादाद में जनसमूह उमड़ पड़ा। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि काशीपुर में पिछले लगभग 20 सालों से बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके यहां का विकास की जगह पर विनाश होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार संदीप सहगल फरिश्ते के रूप में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब देखना यह है कि जनता काशीपुर का विकास चाहती है या फिर विनाश, ये यहां की सम्मानित जनता को तय करना है।
गणेश गोदियाल ने संदीप सहगल को फरिश्ता बताया। के इन चुनावों के चलते काशीपुर नगर निगम के चुनाव के लिए हमारे सुयोग्य प्रत्याशी श्री संदीप सहगल जी, जो कि मेरे पास खड़े हैं, हमारे भाई संदीप सहगल जी खड़े हैं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से, काशीपुर के सम्मानित मतदाताओं से ये हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं कि संदीप सहगल जी को वो लोग अपना आशीर्वाद दें, अपना मत दें और अपना हित। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून के बीजेपी मुख्यालय, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। गारंटी का संकल्प है, यह हमारे राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक रोड मैप है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर विकास की, समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भारत को सिरमौर बनाने के लिए हर वो कदम उठाया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को विकास की एक नई ऊंचाइयां देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। साथ ही विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, हमारी कन्या हमारा अभियान योजना, नंदा गौरी देवी कन्याधन योजना को लागू किया है। अनेक स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूती देने का काम किया है। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी विशेष ध्यान किया गया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंचा है। इतना ही नहीं, आज हम युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। पिछले एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। इसके तो बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार सरकार जो है वो काम कर रही है और आने वाले समय में भी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार इसी तरह से प्रतिबद्धता के साथ आगे भी काम करती रहेगी और लोगों के जीवन को और ज़्यादा खुशहाल बनाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से जारी रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।